Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 3rd October 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, it is with regard to हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह. सो ही कंडक्टेड सेरेमनी, पूजा. ओके, तो यहाँ पे शास्त्र पूजा उन्होंने किया था भुज में, भुज मिलिट्री स्टेशन जो गुजरात में है. तो वहां पे ही हैज सेड समथिंग अबाउट सर क्रीक. अब ये सर क्रीक क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है. सो इट इज टॉकिंग ऑल्सो विद रिगार्ड टू पाकिस्तान इंक्रीज्ड एक्टिविटी नियर सर क्रीक. इसके खिलाफ ये भी बात करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली इज सर क्रीक. ओके, सो दिस इज गुजरात, राइट हियर. यहाँ पे यू हैव द रन ऑफ कच्छ. ये जो है इट्स कॉल्ड द रन ऑफ कच्छ, राइट. एंड ये जो रीजन है ये डिवाइड करता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है. सो लेट्स क्विकली सी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्प्यूट दैट वी सी इन द सर क्रीक. सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो हम यहाँ पे देखेंगे. 96 किलोमीटर का स्ट्रेच है और एक डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है. एंड वी सॉ इन विच रीजन वाज दैट, इन द रन ऑफ कच्छ, ठीक है. नाउ ओरिजिनली इसका नेम था बनगंगा, ठीक है. एंड व्हाई वाज इट कॉल्ड इन सर क्रीक? बिकॉज ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के कारण हम देखते हैं इनका नाम पड़ा सर क्रीक, राइट. सो यहाँ पे किधर उसका पानी किधर जाता है? ऑफ कोर्स इट इज ओपनिंग टू योर Arabian Sea. Now let's see why did the dispute arise. तो historical context देखते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं before 1947 we know कच्छ, सिंध, ये सब पार्ट थे ब्रिटिश इंडिया का. So it was ruled you can say together from under British India and ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था. But 1947 पार्टीशन के बाद क्या होता है? सिंध जो है ये बनता है पार्ट पाकिस्तान का और जो कच्छ रीजन है that becomes part of India. Right, now there we have to divide. So accordingly पाकिस्तान का क्लेम ये है कि जो एंटायर सर क्रीक है ये उनके अंडर आता है according to what? According to the बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एक्ट ऑफ 1914. तो बॉम्बे गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन था 1914 जो एक अग्रीमेंट थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध और राहु महाराज ऑफ कच्छ के बीच में. सो अकॉर्डिंग टू दैट पाकिस्तान क्लेम्स कि पूरा जो सर क्रीक है वो उनके अंडर आता है. However, इंडिया का क्या क्लेम है? इंडिया क्लेम करता है कि ये जो सर क्रीक है ये डिवाइड होना चाहिए, मिड बाउंड्री होना चाहिए दोनों के बीच में ताकि ये इक्वल डिवाइड हो बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट. सो इट इज टॉकिंग अबाउट मिड चैनल क्लेम. इट इज नॉट सेइंग द फुल चैनल इज देयर्स. इट इज सेइंग कि जो मीडियम पार्ट है, मीडियम रीजन है वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है. और ये 1925 मैप के अनुसार बताया है जो किया गया था बाय प्रॉपर चैनलिंग थ्रू द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कि ये इधर का पार्ट है ये उधर का पार्ट है. क्लियर? सो दिस इज बेस्ड ऑन द थैलविक डॉक्ट्रिन. अभी थैलविक डॉक्ट्रिन क्या है? ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है जो कहता है कि अगर मान लो दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी, ओके, तो कौन से कितना रीजन कंट्री ए के पास जाएगा, कितना रीजन कंट्री बी के पास जाएगा विद रिगार्ड टू वाटर्स. तो ये होगा मिड लाइन. ओके, मिड लाइन के अनुसार हाफ विल गो टू दिस, हाफ विल गो टू दिस, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द थैलविक डॉक्ट्रिन क्या कहता है? स्टेट्स दैट रिवर बाउंड्रीज बिटवीन टू स्टेट्स may be divided by a mid channel, as I said mid channel, if the water body is navigable. Clear? Now, what is the significance of सर क्रीक? क्यों पाकिस्तान क्लेम करना चाहता है? क्यों इंडिया यहाँ पे भी डटे रहा है कि नहीं हमको भी चाहिए, दिस इज मिड चैनल? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फर्स्टली फिशरीज, ठीक है. तो फिशरीज के लिए ये इम्पोर्टेंट है एज वेल एज अगर हम ऑयल की बात करते हैं. सो देव गॉट गुड रिजर्व्स ऑफ ऑयल. सो स्ट्रैटेजिकली ये लोकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अभी हमने मैप में भी देखा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली है. दिस इज सर क्रीक, दिस इज द रन ऑफ कच्छ. Is that clear? Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल
पंचायत के बारे में है। नाउ ऑल्दो दिस आर्टिकल इटसेल्फ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, रीजन बीइंग बिकॉज ये ओडिशा यानी कि एक स्टेट रूल्स के बारे में बताता है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट रूल्स विल नॉट बी ऑफ कोर्स ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस, राइट, बट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द टॉपिक इन विच दिस इज टॉकिंग अबाउट। तो ये बात करता है विद रिगार्ड टू पंचायत से। सो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल लेके आया है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पंचायत के बारे में हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्टली व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। तो ओडिशा के गवर्नमेंट के बारे में है ये, जो है सीएम मोहन मांझी, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किए थे ओडिशा पंचायत समिति अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ 2025। नाउ जस्ट टू गिव यू अ क्विक overview what exactly these rules are talking about, you don't need to mug this up, okay? So like for example जो block development officer होता है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट हम establish करने वाले हैं तो ये sanction कर सकता है up to 10 lakhs. Now earlier it was only 2 lakhs, so this has increased the power with regard to the BDO. इसके अलावा द चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, यहाँ पे भी जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, राइट, सो दे आर एम्पावर्ड टू गेन गिव एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, प्लान्स, एस्टिमेट्स, ये अप्रूवल्स और सब दे सकते हैं। इंजीनियर्स अथॉरिटी पहले तो बस था 5 लाख, अभी 4 करोड़ तक टेक्निकल सैंक्शंस हो सकते हैं। सो यू सी दैट this has enlarged or increased the powers of these officers, okay? And why did the government bring about it? Why did the Odisha government bring about these laws? Odisha government ने कहा है because we want to have timely approvals of these projects, fast effective तरीके से हम projects को हम खत्म करना चाहते हैं and effective बनाना चाहते हैं, and that is why we are doing this particular thing. Now opposition जो है, opposition इसको criticize कर रहा है। opposition कह रहा है कि यहाँ पे ये जो officers हैं ये bureaucrats हैं, यानी they are not elected by the people, right? They are not elected by the की जो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, it's not elected by them. So therefore it is giving undue powers to these people, है ना? As well as यहाँ पे criticism यही है कि यहाँ पे जो इलेक्टेड जनता है, राइट, इलेक्टेड पावर्स है, इनको ये अंडरमाइन कर रहे हैं on the other hand. So that is the problem and that's why the whole article is. हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से जानते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। So what is a PRI और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? ये जो गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट, इसको हम PRI कहते हैं, ठीक है? तो ये जो लोकल अफेयर्स है इसका मैनेजमेंट करते हैं मेनली बाय द पीपल दैट आर इलेक्टेड, नॉट जस्ट एनीबडी। ये लोग जो चुन के इलेक्शन करके आते हैं उनके पास ये पावर होती है टू मैनेज ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस, राइट? सो ये इनको पावर्स दिया गया था बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो कि फोर्स में आया था on 24th April 1993, and that is why 24th April is celebrated as National Panchayati Raj Divas, right? So now let's see a little history about it. Now although मैंने ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिश के बाद वाला हिस्ट्री बताया है, बट दैट डज नॉट मीन कि टिल द ब्रिटिश वी नेवर हैड ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस। वी डिड हैव ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस, एंड इफ यू टॉक अबाउट जो वैदिक पीरियड था उधर भी वी हैड दिस ट्राइबल ग्रुप्स, इगैलिटेरियन गवर्नमेंट था। या अगर हम with regard to चोला पीरियड की बात करते हैं, they were known to have ऊर एंड सबा, अगेन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो मेडिवल और एंशिएंट पीरियड में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, बट अभी का जो स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं जो इवॉल्व होता है मॉडर्न टाइम्स में, दैट वी कैन स्टार्ट एंड डिसाइड दैट। सो डिस्कसिंग दैट वी हैव द मेयोज रेजोल्यूशन। मेयो जो है वाइसरॉय हुआ करते थे अराउंड 1870s, ही इज ऑल्सो नोन फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सेंसस, राइट? तो मेयो के रेजोल्यूशन के अनुसार वी सॉ दैट दे गेव इम्पेटस टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज लोकल इंस्टीट्यूशंस। इनको पावर दिया, इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए। इसके बाद आए लॉर्ड रिपिन 1882 में। Now even Lord Ripon is supposed to be known for census. Official census was done by Lord Ripon, right? तो इन्होंने भी एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क दिया इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। हमारे संविधान में यानी आर्टिकल 40 ऑफ द डीपीएसपी में भी पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल्स, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द कमिटी दैट पुश्ड
for giving this 3-tier structure that we talk about in local self government. वो कमिटी है जो recommend करता है, that is बलवंत राय कमिटी 1957. So इसके पहले they did not have a proper structure of the local self government. We did not have a 3-tier structure that is there. But ये recommend किया गया था बलवंत राय कमिटी in 1957 में. तो जो 3-tier पंचायत राज सिस्टम जो हम कह रहे हैं ये ऐसा दिखता है बिल्कुल. सो इफ यू सी द बॉटम मोस्ट लेयर वी हैव द ग्राम पंचायत और द ग्राम सभा जो हेड करता है द सरपंच. सो इट इज हेडेड बाय द सरपंच, राइट. देन यू हैव द पंचायत समिति विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस. इसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल, ओके, और ये हेड करता है चेयरमैन. And finally, you have the Zilla Parishad, the top tier, the district level, and this is headed by the district head. ठीक है, तो ये इनके heads के नाम हैं. So again, once again, Sarpanch, that is heading the Gram Panchayat. Then we have the chairman, which is heading the पंचायत समिति, and then you have the district head which is heading the जिला परिषद. तो ये जो 3-tier system है ये बलवंत राय कमेटी ने propose किया था. Then we see the first ever local self government, okay, coming in the state of Rajasthan. ठीक है, can you tell me the name of the village जहां पे ये democratic decentralization हुआ? ये जो first पंचायती राज की बात कर रहे हैं, ये कौन से village का नाम आपको मुझे बताना है, right? Let's see the last one. LM Singhvi Committee. Now LM Singhvi Committee इसीलिए important है because जो constitutional status देता है, the 73rd constitutional status की अगर हम बात करते हैं, ये जो push दिया गया था, ये जो recommendation दिया था, वो था LM Singhvi Committee के दौरान. So we see that it provides more financial resources and constitutional status to the panchayats to strengthen these. तो ये पंचायत system के बारे में हमने थोड़ा brief देखा है. Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल इनफैक्ट ये कल के करंट अफेयर्स से है बिकॉज वी डू नॉट हैव yesterday ड्यू टू दशहरा एंड गांधी जयंती. सो लेट्स क्विकली सी सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वर डन yesterday as well, so you don't miss that also. So यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉन्यूमेंट कॉन्जर्वेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके तो करता ही है, बट नाउ वी आर इन्वॉल्विंग मोर प्राइवेट पार्टिसिपेशन. सो क्विकली लेट अस सी हाउ आर वी इन्वॉल्विंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, राइट. सो इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, अराउंड 3700 प्लस मॉन्यूमेंट्स है, और कौन इसको प्रोटेक्ट करता है? एज आई सेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एस्टैब्लिश हुआ था 1861 में. कैन यू टेल मी हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ओके, इनका नाम क्या है ये आपको मुझे बताना है. एंड ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर. तो इनका काम है टू कंजर्व द फोर्ट्स, द टेम्पल्स, द बाउरीज, ओके, द बाउरीज, द स्टेपवेल्स, इनको ये कंजर्व करता है. और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे सन टेम्पल इन कोणार्क, हुमायूंस टूम इन दिल्ली, अजंता एलोरा केव्स महाराष्ट्र. ओके, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, पुराना किला, रेड फोर्ट, ऑल ऑफ दिस इज मेनली प्रोटेक्टेड बाय द ASI. इनके पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ दे हैव अलाउड even private entities to come in the preservation or protection of these monuments. ठीक है, तो how is this new model going to be? ये हम अभी देखते हैं. So this is going to be happening with something called as NCF. Okay, तो यहाँ पे हम देखते हैं NCF क्या है? National Cultural Fund. ठीक है, नेशनल कल्चरल फंड के दौरान प्राइवेट एंटिटीज यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और यहाँ पे कंजर्व करेंगे इन मॉन्यूमेंट्स को. तो ये जो NCF, इट इज नॉट अ न्यू फंड, इट वाज स्टार्टेड, इट वाज क्रिएटेड इन 1996. ठीक है, और अभी तक 140 करोड़ इनमें डोनेशंस आ गए हैं. ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने भी फंड किया है. 70 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं. एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि बुलेश्वर टेम्पल, ओके, जो हैदराबाद, British Residency, Hyderabad, Mandu monuments, all of these have been conserved because of this NCF जो funding इनको मिला है. तो earlier क्या होता था? It used to be only that the private entities would put in this fund and ASI would use this fund to do everything. तो ASI was the major one who used to do everything. एक बार फंड में पैसे आते हैं तब. लेकिन अभी क्या है? कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि वो चूज हायर कर सकते एजेंसीज जो यहाँ पे देखरेख करेंगे उन मॉन्यूमेंट्स की, और ASI जो है इसका एक्टिविटी जो है बस ओवरसाइट करेगा, बस ओवरलुक करेगा कि जो भी हो रहा है क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द
ASI will do and how private will get more power. So let's again quickly see ये मॉडल कैसा होगा. You'll have corporates, जो private sector undertakings है, public sector undertakings है, private organizations है, ये अभी finance करेंगे by the NCF और उनमें उनको क्या मिलेगा? They will get 100% tax exemption regarding this. ये बहुत सारी architects, agencies को hire कर पाएंगे, right? And यहाँ पे ASI बस supervise करेगा. DPRs must align. DPRs का मतलब है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिव्यूज या रिपोर्ट्स की बात करें तो ये अलाइन करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ 2014. और ऐसे 250 सच मॉन्यूमेंट्स ओपन किए हैं फॉर प्राइवेट कंट्रीब्यूशन और प्राइवेट पार्टिसिपेशन. नाउ जो सेफगार्ड्स या सुपरविजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ASI को मिलेगा. लाइक इमेजिन दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, द प्राइवेट कंपनी इज टेलिंग ASI कि मैं ये जो मॉन्यूमेंट है इसको मैं देखरेख करना चाहता हूँ, मैं उसको कंजर्व या प्रिजर्व करना चाहता हूँ. तो इन दैट केस उसको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा. ASI पहले ये अप्रूव करेगा कि ठीक है, जो भी ये चेंजेस करने वाले ये कंप्लायंट है, ये नेशनल पॉलिसी के दौरान अलाइन हो रहे हैं कि नहीं. उसके बाद एजेंसीज विल हैव बहुत सारा जो एजेंसीज को अपॉइंट कर रहे हैं ये कंपनीज, दे शुड हैव एक्सपीरियंस इन कंजर्वेशन. ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते. सो दे शुड हैव एटलीस्ट कंजर्वेशन एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ओवर 100 years कि पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ 100 years ओल्ड स्ट्रक्चर रिन्यू किया, रिवाइव किया है, देखरेख किया है, इसका एक्सपीरियंस उनको दिखाना पड़ेगा. इसके अलावा डोनर्स टू बी क्रेडिटेड एज मॉन्यूमेंट्स एट मॉन्यूमेंट साइट्स, मतलब अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं या अगर कोई मान लो कि कुछ देखरेख कर रहे हैं, कुछ काम किया है उन्होंने, तो उनका यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा उन कंपनीज को इन दीज मॉन्यूमेंट साइट्स. सो यू मस्ट हैव सीन दोस प्लाक्स, जो प्लाक्स में लिखा जाता है कि द conservation और project has been started by so and so company, तो ये भी उनको करना पड़ेगा. तो एक recognition भी होगा. Now इसमें criticism क्या है? Criticism क्या है कि ये ज्यादा commercialization हो सकता है, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, ओके, अननेसेसरी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स विल टेक दिस, एज वेल एज अंडरमाइनिंग हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी हो सकता है. बिकॉज विद रिगार्ड टू द कंजर्वेशन, व्हाट इज कमिंग अंडर कंजर्वेशन, व्हाट इज कमिंग अंडर प्रिजर्वेशन, क्या स्ट्रक्चर्स चेंज करेंगे, ये सब अंडरमाइन कर सकता है हमारी हिस्ट्री को, हमारी रिच हिस्ट्री को. सो दैट इज द चैलेंज दैट वी सी. तो ये देखा हमने नेशनल कल्चरल फ्रंट और जो नया मैकेनिज्म हमने देखा है ASI का टू प्रोटेक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल द हिंदू में दिया है, दिस इज कॉल्ड एज द सरल इनिशिएटिव. ओके, और सरल एक टूल है जो स्टार्ट किया बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सरल टूल. सो सरल का फुल फॉर्म है Simplified and Automated Research Amplification and Learning. ये डेवलप किया गया है by the Anusandhan National Research Foundation. Now Anusandhan National Research Foundation was started in the year 2023. And what was the aim of this? What is the major work of this Anusandhan National Research Foundation? ताकि इंडिया में हम रिसर्च एंड साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, ओके, रिसर्च फंडिंग पे ज्यादा हम कॉन्ट्रीब्यूशंस करें ताकि वी आल्सो आर द टॉप प्लेयर्स इन द ग्लोबल रैंकिंग्स. ओके, सो दैट वाज द एम ऑफ द अनुसंधान. सो इट हैज मेनली जो पहले जो एक सर्ब करके था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, ये 2008 के दौरान बना था एंड 2002 के दौरान बना था. एंड दे जस्ट वांटेड टू do away with the old bodies and give new life, give new meaning to these newer bodies now. तो objective क्या है सरल का? सरल wants to make scientific research more accessible to the general public. अब ये कैसा करेगा? How can it make science accessible? It can do so by having lay person summaries. मान लो कि तुम एक बहुत टेक्निकल पेपर लिख रहे हो, ठीक है, उस टेक्निकल पेपर को बहुत जो कॉम्प्लेक्स जार्गन यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उसको सिंप्लीफाई करके इट इज मेकिंग नोन टू द जनरल पब्लिक. यानी कि AI के टूल, ओके, AI की मदद से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन उस रिसर्च पब्लिकेशन से और उसको आउटपुट देंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस, विद द हेल्प ऑफ पॉडकास्ट, पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस, so that they can make it very accessible. It can reach out to the public in a more simplified manner. तो ये इसका टारगेट है सरल का. एंड इसमें यहाँ पे अलग अलग फंड्स के बारे में भी बताया है
कि जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने 1 लाख करोड़ का फंडिंग भी रखा है टू इंश्योर कि प्राइवेट कंपनीज भी एंटर करें, इन्वेस्टमेंट भी आए इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप टेक, स्टार्टअप्स, इनके लिए भी ये एक पुश मिले एंड वी कैन कंट्रीब्यूट मोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. सो इसमें आपको बस याद रखना है सरल किसका टूल है, सरल का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, दैट्स ऑल अबाउट इट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव द स्नो लेपर्ड. तो स्नो लेपर्ड का एक सर्वे हुआ कौन से स्टेट में, इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ओके, रिमेंबर दिस is the first state in India to ever undertake a comprehensive snow leopard population estimate. तो इन्होंने पहला भी एक सर्वे किया था. उस सर्वे में हम देखते थे नंबर वाज अबाउट 51. ओके, 51 क्या थे, स्नो लेपर्ड्स थे. अभी कितने हैं, वी हैव अबाउट 83. Okay, so that is the estimated population of these snow leopards. Now if you see that snow leopards जो है they are called as ghosts of the mountains. They are called as ghosts of the mountains. Now why are they called ghosts of the mountains? They are mainly found in the Himalayan terrain, right? And ये camouflage भी अच्छे से करते हैं in the region. Okay, so that is why they are called as ghosts of the mountains. It's not very easily visible. Okay, so that is why they are called ghosts of the mountains. तो यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो IUCN status है ये vulnerable category में आता है. You will find them mainly in regions like Nepal, okay, किर्गिस्तान, मंगोलिया, चाइना, ठीक है, इन रीजन्स में आप ज्यादा ये एनिमल्स को पाते, यू विल फाइंड देम, दे आर मेनली इन द हाई माउंटेन्स एंड इन इंडिया इटसेल्फ अगर हम देखते हैं हिमालयन रेंज के पास ये ज्यादा पाते हैं. सो यू विल फाइंड देम इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ठीक है, उत्तराखंड, इन रीजन्स में ये ज्यादा यू विल फाइंड देम. ठीक है, तो यहाँ पे एरियाज भी बताए हैं जैसे किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सेचुतवान नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. So these are where they have been detected. Now in this we also have to remember any international body that is protecting or that is taking the charge of protecting these wild cats and snow leopard is one of them, right? तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन या कुछ अलायंस का नाम दे सकते हैं जहां पे हम ऐसे वाइल्ड कैट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर अलायंस, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल कल के न्यूज से रिलेटेड है और आज भी थोड़ा ऐड हो गया है उसमें. सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इट इज. दिस इज विद रिगार्ड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बिठाई थी एंड कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए थे. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. सो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, पहले देखते हैं व्हाट यू मीन बाय दैट. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इट इज अ 6-member बॉडी. ओके, एंड दिस 6-member बॉडी कम्स फ्रॉम 3 RBI and 3 come from the central government. ओके, और ये इनका जो पावर है, इनका जो वोटिंग पावर है ये सेम होता है. बट अगर मान लो 3 ने हाँ कहा, 3 ने ना कहा, देन हु हैज द फाइनल से? द फाइनल से और द कास्टिंग वोट जिसको कहते हैं ये रहता है आरबीआई के गवर्नर के पास. और आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जहां पे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं उनके. Now, coming to understand what does the Monetary Policy Committee do? The Monetary Policy Committee, which was formed because of the Reserve Bank of India Act of 1934, ये काम करता है to maintain the price stability. Okay, यानी कि inflation target करने के लिए. Okay, because महंगाई अच्छी नहीं है और जब बिल्कुल अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमी ठप भी पड़ जाए, डिफ्लेशन हो, वो भी अच्छा नहीं है. सो जो मेंटेन करना पड़ता है, जो मध्यम मार्ग होना होता है, सो दैट जो टारगेट करना होता है विच इज मेनली 4 + 2 - 2%. इसको हम 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं या 4 ± 2%. ठीक है, सो इन्फ्लेशन को इसी के अंदर टारगेट होना चाहिए. इससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, इससे कम हुआ तो प्रॉब्लम. सो दैट इज व्हाट द मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स ऑन. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज रेकमेंडेड बाय अ कमिटी कॉल्ड एज उर्जित पटेल कमिटी. ठीक है, हु आल्सो वाज अ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर.
राइट तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज मेनली नोन टू डू व्हाट, टू एंश्योर कि हमारा जो प्राइस राइज है ये कंट्रोल में रहे, बिकॉज अल्टीमेटली जब प्राइस राइज कंट्रोल में होगा तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी लाइक इम्बैलेंस. नाउ here what has the monetary policy done? Has it changed any interest rates? Has it reduced it? Has it increased it? ये देखते हैं. So according to the monetary policy committee that was on the October 1st, हम देखते हैं इन्होंने neutral stance लिया है, यानी they have not increased it, they have not decreased it, they have kept it unchanged. Okay, now many such factors are there why they must have not done it. ये एक है कि cautious approach करना चाहती है, especially because of the volatile markets that we see, है ना. अभी USA adding these tariffs and all of those aspects की वजह से हम देखते हैं कि it is playing cautious, and it's not that कि monetary policy committee ने कभी change नहीं किया है. हम देखते हैं there has been changes so far. अभी तक तो इस साल तक 100 points base points उन्होंने change किया था, okay, but now it is playing safe and it has kept it safe. Now you don't have to know this month wise, right? You don't have to know this quarterly wise as well. ये आपको पूछेंगे नहीं एग्जाम में, but what exactly does the monetary policy committee do? What is the repo rate, reverse repo rate? ये आपकी इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स ये आपको जानना जरूरी है. Now coming to understand what else were the announcements made by the RBI. RBI कहता है कि firstly इंडियन बैंक्स और जो ओवरसीज उनके जो आर्म्स हैं, उनके जो बैंक्स हैं, ये लेंड कर पाएंगे इन रुपीज, ओके, टू द रेजिडेंट्स और द इंस्टीट्यूशंस इन नेबरिंग कंट्रीज. और ये नेबरिंग कंट्रीज यानी कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका में मान लो अगर तुमको पैसे चाहिए, यू कैन गेट दैट इन द रुपीज इटसेल्फ, ओके, यू कैन गेट दैट इन द करेंसीज इटसेल्फ. Why this? Okay, stand because हम डॉलर्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस करना चाहते हैं. Is that clear? Further हम देखते हैं कि यूएस ने भी कहा है, राइट, कि ब्रिक्स करेंसी इनिशिएटिव्स के खिलाफ वो भी कहता है. सो टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन डॉलर्स, वी आर इंश्योरिंग कि हम ज्यादा से ज्यादा रुपीज में ट्रेड करें. फर्दर हम देखते हैं आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए. आईपीओ फाइनेंसिंग क्या होता है? द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट. सो हियर वी टॉक अबाउट where individual investors can invest in the shares of a new company, fresh shares. तो इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. whereas अगर हम सेकेंड हैंड शेयर्स की बात करें, ओके, सेकेंड हैंड गाड़ी की बात करें, सो वी गो टू थिंग्स लाइक OLX, राइट, और वी गो टू अदर सच कंपनी, स्पिनी या जो भी है ना. तो जब न्यू गाड़ी लेना चाहते हो, यू गो टू अ न्यू मार्केट, यू गो टू अ प्रॉपर शोरूम. सिमिलरली आईपीओ इज फॉर फ्रेश न्यू शेयर्स, व्हेयरएज सेकेंडरी मार्केट इज फॉर सेकेंड हैंड. तो आईपीओ में मान लो तुमने एक नई कंपनी है, तुमने इन्वेस्ट किया, सो इसमें अब देखते हो कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आपका लेंडिंग लिमिट हो सकता है. दैट इज अर्लियर इट वाज जस्ट 10 lakhs, नाउ इट कैन गो अप टू 25 lakhs. तो ये मार्केट्स को भी बूस्ट करना चाहता है ताकि लोगों वहां पे इन्वेस्ट कर सके and companies also can grow in. So that is what the new changes that have been made by the RBI's new rules, right? Let's now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है हमारे जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये इंडिया आने वाले हैं in the month of December. Okay, so just let's have a quick recap with regard to India-Russia relations. तो ये एक 23rd India Russia summit होगा, annual India Russia summit with our own Prime Minister नरेंद्र मोदी. So ये first visit होगा since 2021. इसके बाद क्यों नहीं आए थे पहले? बिकॉज वी सी दैट यूक्रेन में इन्वेजन हो गया था, एंड इट्स नॉट दैट वी नॉट मेट, वी यूज्ड टू मीट इन बहुत सारे ग्रुपिंग्स के पार्ट है, तो उनके साइडलाइंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया वुड मीट इन द साइडलाइंस, बट ही हैड नॉट विजिटेड इंडिया. सो नाउ दैट वी सी ही इज गोइंग टू विजिट इंडिया इन द मंथ ऑफ डिसम्बर. इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करें, 1947 when India attained freedom, we see that India and USSR had diplomatic ties. Okay, now 1991 में जब USSR जो है डिसॉल्व हुआ, okay, ब्रेक हुआ, एंड वी सॉ जो रशियन फेडरेशन के साथ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, एंड वी मेड देम आवर we increased our ties with them by signing the Treaty of Friendship and Cooperation in 1993. Following which हम देखते हैं हमारी ties have been
ऑन एन अपस्केल, ओके, ये बढ़ते गए हैं। और अलग अलग फैक्टर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, रशिया इज द ओनली कंट्री दैट इन्वेस्ट इन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु, जो इनका जो कंपनी है रोसैटम, दिस इज द वन दैट इन्वेस्ट, एंड देयर इज नो अदर फॉरेन कंपनी और फॉरेन एंटिटी till now that has invested in Indian nuclear power plant। तो ये एक important information है। इसके अलावा हमारा एक joint missile development भी है, तो उस मिसाइल का नाम क्या है ये आपको मुझे बताना है। With regard to defense, हमारा जो last indigenous warship हमने रशिया से ही लिया था। Can you name the last indigenous, I mean last warship जो हमने रशिया से लिया है, क्योंकि इसके बाद हम इंडिजीनियसली क्रिएट करना चाहते हैं। We are not wanting to buy ships from other countries, right? तो रशिया से जो लास्ट शिप हमने लिया था उसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फॉलोइंग इंडिया और रशिया के कॉमन ग्रुपिंग्स, बहुत सारे ग्रुप्स में हम कॉमन पार्टनर्स हैं। ओके, वी वांट द सेम एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू द मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स। ओके, मल्टीलैटरल ऑर्डर की बात करें, मल्टीपोलर ऑर्डर की बात करें। ओके, सो इंडिया एंड रशिया अग्री टू मेनी थिंग्स इन दीज ग्रुपिंग्स। तो आपको ये ग्रुपिंग्स के नाम मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये था इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है तालिबान के बारे में। तो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो है अमीर खान मुत्ताकी, ये इंडिया आने वाले हैं, ठीक है। सो ही इज गोइंग टू विजिट इन नेक्स्ट वीक, दैट इज द न्यूज। सो क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द तालिबान, इनका रोल क्या है, ये कैसे फॉर्म आया, a little background about this, okay, so this is important। so हम देखते हैं कि ये मीटिंग से क्या होने वाला है। firstly it is going to be talking about development assistance to Afghanistan and essential medicines products अफगानिस्तान को चाहिए, so that will lead to some agreement between the two countries। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, हम देखते हैं कि August 15, 2021 में तालिबान टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान गवर्नमेंट, यानी कि काबुल पे कंट्रोल किया और अफगानिस्तान का जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको आउस्ट किया। हम देखते हैं we see that Afghanistan is facing scarcity of resources, essentials, okay, जब ये टेक ओवर हुआ है, and even we see a number of issues, okay, women के बारे में अगर हम देखते हैं, उनका जो freedom है, okay, many other things that Afghanistan has been taking control of, and that has lead to a lot of violation of rights as well। Now, इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया जो है अभी तक फॉर्मली इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को, ठीक है, it is not formally recognized। So we will see what exactly happens with this summit, which is this meeting with the foreign minister। Now I want you to answer one more thing। अफगानिस्तान lowest ranking एक पर्टिकुलर रैंकिंग या एक पर्टिकुलर इंडेक्स में होता है, जो लास्ट रैंक है उसका। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडेक्स इन विच पाकिस्तान रैंक्स द लोएस्ट? यू हैव टू ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से देखते हैं तालिबान के बारे में। तालिबान का मतलब क्या है? तालिबान इज अ वर्ड इन पश्तून विच मीन्स स्टूडेंट, ठीक है, इट मीन स्टूडेंट। सो लेट्स सी हाउ डिड इट ओरिजिनेट, बर्थ कैसे हुआ। सो हम देखते हैं जो अफगानिस्तान में, okay, we see that there was invasion in 1979 of the Soviet Union, right? Okay, now Afghanistan की बात करें, there was something, a group called as मुजाहिदीन, okay, तो मुजाहिदीन fighters जो है जिनको support किया गया था by the USA। तो USA in 1980, okay, they supported these मुजाहिदीन to fight with the सोवियत यूनियन फोर्सेस वापस चले गए, दे विड्रू बैक, ओके, इन 1989, 10 साल लगे, वो बाहर गए, एंड वी सॉ दैट यूएसए वाज स्टिल देयर, यूएसए's प्रेजेंस वाज स्टिल देयर। नाउ इफ वी सी दैट 1989 के बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है ये कोलैप्स हुआ, बहुत सा एक सिविल वॉर हुआ, एंड देयर वाज अनदर ग्रुप दैट आल्सो ओरिजिनेटेड इन 1994, दैट वाज द तालिबान। ओके, अंडर whom? अंडर मुल्ला मोहम्मद उमर, जो एक लोकल इमाम थे कंदाहर रीजन के। Now, इनका पॉपुलैरिटी इसीलिए राइज हुआ बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू कर्ब करप्शन, लॉलेसनेस, ओके, सेफ्टी फॉर कॉमर्स एंड रोड्स। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस वर व्हाई दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिकेम वेरी फेमस। नाउ 96 से लेके 2001 हम देखते हैं तालिबान बिकेम वेरी फेमस। तालिबान रूल
comes into place. But तालिबान रूल के साथ हार्श इस्लामिक लॉ इंटरप्रिटेशन भी आया, यानी कि पब्लिक एग्जीक्यूशंस जैसे पुराने जमाने में होता है वैसे ही इस टाइम पे होने लगे. Men were required to grow a beard, women had to wear burqas, okay, टेलीविजन म्यूजिक इसको बैन किया, लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया, बामियन बुद्धा जो है ये आर्किटेक्चर भी डिस्ट्रॉय किया. सो ऑल दिस हैपेंड व्हेन 96 से लेके हम 2001 की बात करें. Now why 2001 also is a reason, we are going to see that now. And हम देखते हैं only 3 countries, that's Pakistan, Saudi Arabia and UAE ने इस 1996 से 2001 के बीच में जो तालिबान गवर्नमेंट का रूल है ये recognize किया. But अगर हम अभी की बात करें, या क्वेश्चन टू यू, 2021 में जब तालिबान गवर्नमेंट आता है बैक अगेन इन पावर 2021 में, राइट, इसमें was the first one to recognize, first government to recognize कौन था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. नाउ 2001 में क्या होता है? 2001 में हम देखते हैं Al-Qaeda attacks. You must have heard of the famous 9/11 attacks, right? Which killed nearly about 3,000 such people in the United States. So of course USA wanted to get the person, the mastermind behind this. Okay, इनको पकड़ना था, which was Osama bin Laden, जो एक्चुअल में किधर थे? अफगानिस्तान में तालिबान में शेल्टर ले रहे थे. So Taliban refused to give this particular person, hand over this person to USA. USA ने intervene किया along with its NATO allies और heavy air strikes करके हम देखते हैं उन्होंने यहाँ पे तालिबान यूएसए ने बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया. नाउ तालिबान वाज रिमूव्ड इन पावर बिकॉज ऑफ दिस होल डिस्ट्रक्शन. ओके, इन्होंने रिमोट एरियाज में मूव हुए एंड हम देखते हैं अ प्रॉपर गवर्नमेंट, ओके, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केम बैक इनटू पावर इन 2004. ठीक है, सो 2001 attacks हुए, 2004 now we have a democratic government in place by ousting Taliban. But Taliban was not like completely washed out because we know they moved to the remote areas, right? So 2011 से लेके 2021 तक they were still active, okay, and they were getting very active. Especially why? Because USA was in talks with Taliban कि हम slowly and slowly move out करेंगे, because USA was still in Afghanistan. So that was the time they said that हम slowly exit करेंगे. तो जब यूएसए एग्जिट किया फ्रॉम अफगानिस्तान, तालिबान गॉट नाउ द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इट्स डोमिनेंस इन द रीजन. तो हम देखते हैं 2021 में जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे, जो बाइडेन, ये अनाउंस कि सभी ट्रूप्स लीव करेंगे बाय 2021, सितंबर 11, 2021, जिसके कारण इट गेव एन अपॉर्चुनिटी टू तालिबान. एंड इन मई 2021 जब फॉरेन ट्रूप्स विड्रॉ हो चुके थे, इन्होंने अपना कैंपेन इंटेंसिफाई कर लिया. तभी प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे अशरफ घनी, ही ऑल्सो फ्लेड, ही मूव्ड, ही वेंट आउट ऑफ द कंट्री एंड तालिबान डिक्लेयर्ड वॉर, इंस्टिल्ड देमसेल्फ इन द प्रेसिडेंशियल पैलेस. हम देखते हैं अब तक 2021 से लेके 2025 it is the Taliban rule that is there, and what were the challenges, what are the problems also we have seen in the previous slide. तो ये था पूरा कहानी as to how the Taliban came into power back again. Let's proceed to the last article, that is with regard to India-China फ्लाइट्स. तो हम देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था एंड दिस हैपेंड सिंस द लास्ट 5 years अगर हम देखें. सो व्हाट इज द रीजन? एक तो है कोविड-19 के बाद भी एक्सटेंशन हुआ कि नो डायरेक्ट फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ द टेंशंस इन द गालवान वैली. ओके, तो हम देखते हैं जो LAC के बीच में, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ था, इसके वजह से भी there were tensions between the two countries. So we see that finally, that is on October 26, 2025, we're going to see a direct flight flying from India because it's after so many years, after 5 years. इसीलिए थोड़ा important है कि Indigo, that is the flight that will be taking up from Kolkata to Guangzhou, ठीक है, in this place. और इसके बाद probably from New Delhi भी होगा. That is the next plan that is there. ठीक है, so इसके कारण हम देखते हैं अभी टूरिस्ट वीजास भी अलाउ करेंगे हम चाइनीज नेशनल्स के लिए. We have already started that this year, July 2025. So this is with regard to bettering our ties with our neighboring country. So that is all with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting articles आज के और कल के news के हमने देखा है. I will see you in the next video where I will be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.